हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 28 फरवरी का द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस हम शुरू करेंगे, जिनमें हम 4 आर्टिकल्स को लेकर चलेंगे। पहला है द न्यू स्टार्ट ट्रीटी ऑन पॉज, जिसमें रशिया ने अभी जो स्टार्ट ट्रीटी थी उसको पॉज किया है, उसके बारे में एक एक्सप्लेनर है, एक आर्टिकल है, उसको देखेंगे। दूसरा है ऑर्गन ऑन अ चिप, अ टेक विच मिमिक्स डिजीज सिस्टम्स इन लेबोरेटरी कंडीशंस। इसमें एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल उभर के आया है, जिसमें एक नई टेक्निक के बारे में पहले भी बात हो चुकी है, बट आज आर्टिकल आया है, आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, तो मैंने उसको इनकलकेट किया है। साथ ही साथ अनपैकिंग द न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल्स पे एक ड्राफ्ट पॉलिसी जो अभी अप्रैल में अप्लाई होगी, में मतलब शुरुआत हो जाएगी, नई ड्राफ्ट पॉलिसी है, उसके हिसाब उसमें क्या क्या चीजें हैं समझने वाली, उसको हम देखेंगे। साथ ही साथ रिलेटिवली फ्यू टोबैको यूजर्स इन द सदर्न स्टेट्स में एक इन्फोग्राफिक है, उसको भी हम देखेंगे। नाउ इस स्टार्ट ट्रीटी को पॉज किया रशिया ने, कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ था, तो उसी के लिहाज से काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया इस आर्टिकल को। द हिंदू की वेबसाइट पे आर्टिकल अवेलेबल, आप देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस उठा रहा है ये आर्टिकल। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, इसका हिस्ट्री क्या है, साथ ही साथ इसके दूसरे आर्म्स कंट्रोल आर्किटेक्चर पर दूसरे देशों के, और साथ ही साथ जो ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल आर्किटेक्चर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ जो अदर न्यूक्लियर पावर्स हैं, जिसमें इंडिया है, ईरान है, चाइना है, उन देशों पे क्या इफेक्ट आएगा, उसके बारे में पूरा का पूरा आर्टिकल एक्सप्लेन करता है। इसको शुरुआत करते हैं, पहले जब इस ट्रीटी साइन हुई थी, जबकि 2010 में हुई थी और 2011 में इफेक्ट में आई। उसके बाद हिस्ट्री में ये स्टोरी बताते हैं कि फरवरी 23 में, अभी इसी महीने की लास्ट मंथ की बात, इसी महीने की बात है, ऑन द ईव ऑफ फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ हिज कंट्रीज स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन announced that Moscow was unilaterally suspending the last remaining nuclear arms control treaty with the US, stating that the West was trying to destroy Russia। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस जो इन्वेजन हुआ, रशिया ने जो इन्वेजन किया है यूक्रेन में, उसमें यूएस का सपोर्ट उसको नहीं है, क्योंकि यूएस और रशिया दो मेजर पावर्स रही हैं कोल्ड वॉर से, कोल्ड वॉर के पहले भी और कोल्ड वॉर के बाद ज्यादा उभर करके आई। तो इस पूरे इन्वेजन में यूएस और यूएस के एलाइज जो हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी आता है और काफी देश हैं, वो रशिया के अगेंस्ट हैं, जिसे हम सब जानते हैं। तो उसी उसी बैकग्राउंड के, उसी बैकड्रॉप में चलते रशिया ने फाइनली ये स्टेप उठाया कि वो जो ट्रीटी है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, उसको पॉज करेगा। ठीक है, दिस मूव वुड एंड अ ग्लोबल बैन इन प्लेस ऑन न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। और इससे क्या होगा, ग्लोबल बैन जो है, जिसकी जो जो इस ट्रीटी से जगह पे आता है, इस ट्रीटी के बाद जगह पे आया, वो बैन जो है वो हट जाएगा सिंस कोल्ड वॉर टाइम्स। और कोल्ड वॉर किन देशों के बीच हुई, यूएस और रशिया के बीच। सो दिस मूव वुड एंड अ ग्लोबल बैन लगा हुआ था न्यूक्लियर वेपन टेस्ट के ऊपर, वो हट जाएगा। इन रिस्पॉन्स द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन सेड मिस्टर पुतिन्स मूव वाज डीपली अनफॉर्चुनेट एंड इररिस्पांसिबल। ठीक है, इस बात को यूएस ने कहा। ये तो अभी तक की स्टोरी हो गई। अब समझते आएगी कहानी कि न्यू स्टार्ट आर्म्स ट्रीटी पहले भी यूपीएससी में प्री में पूछा जा चुका है कि ट्रीटी क्या रही, इसमें क्या क्या मेजर की एलिमेंट्स क्या हैं, पूछे जा चुके हैं। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर से पढ़ लेते हैं। रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव रीच्ड एग्रीमेंट ऑन अ न्यू न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी टू रिप्लेस 91 स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट 1। पहले इसके पहले एक ट्रीटी होती थी, इसका नाम था स्टार्ट 1, उसकी जगह ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी को लाया गया था। और इसमें है क्या, एक्चुअली द यूएस सेनेट हैज रेटिफाइड द न्यू स्टार्ट ट्रीटी टू रिड्यूस डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक वारहेड्स बाय अबाउट 30%। इसमें था क्या कि एक्चुअली कोल्ड वॉर के बाद दोनों ही शक्तियों के बीच में एक द्वंद्व था, उस द्वंद्व को कम करने के लिए और किसी न्यूक्लियर वॉर को बढ़ावा ना देने के लिए इस ट्रीटी को जगह पे लाया गया। इसके पहले कई और भी ट्रीटी साइन हुई, भी आगे देखेंगे, बट इसका मेजर इफेक्ट क्या था, इसका इनको लाने का कारण क्या था कि जो अपने वॉरहेड्स हैं उनको क्या करना है, रिड्यूस करना है अबाउट 30%। मतलब सीधी बात यह है कि आपके जो भी वॉरहेड्स हैं, जो आगे चल के मिसाइल्स और बॉम्बर्स की हेल्प से आप अटैक कर सकते हैं किसी देश पे या आपस में, उसको कम करना। क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सपेंशन देते रहेंगे, बढ़ावा मिलता रहेगा, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट दूसरे देशों में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको करने के बाद यूएस ने, इस ट्रीटी के आने के बाद यूएस और साथ ही साथ रशिया के वॉरहेड्स में अगर आप देखेंगे ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक और साथ ही साथ दूसरे रिजर्व्स थे, उनमें कमी आई, क्योंकि इसका यही लिमिटेशन था कि अपने वॉरहेड्स को 30% तक कम करना है। सिर्फ फिलहाल मैंने आपको दोनों स्क्रीनशॉट दिखा दिए, ये आज की न्यूज नहीं है, ये पहले का स्क्रीनशॉट है, आप भी इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ना व्हाट इज द न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी, जो न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी था वो क्या है उसको बता रहे हैं। अबाउट हाफ अ डेकेड बिफोर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, देन लीडर्स ऑफ यूएस एंड द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन, मतलब जबकि हम तब की बात कर रहे हैं जब यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत यूनियन हुआ करता था, तो रोनाल्ड रीगन जो यूएस के प्रेसिडेंट थे और साथ ही साथ मिखाइल गोर्बाचेव जो सोवियत यूनियन के हेड थे, उनके बीच में एक हिस्टोरिक स्टेटमेंट उन्होंने पास किया। वो क्या था? अ न्यूक्लियर वॉर कैन नॉट बी वन एंड मस्ट नेवर बी फॉट, मतलब कोई भी न्यूक्लियर वॉर जीती नहीं जा सकती और कभी भी लड़ी जानी नहीं चाहिए। और इसी के बाद एक सीरीज चालू हुई आपस दोनों देशों के बीच में, एक कई कई सारे पैक्ट हुए जिसमें उन्होंने अपने आर्म्स को एक्सपेंशन के बजाय कंट्रोल करने और साथ ही साथ एक दूसरे की नजर में रखने की बात तय होती रही। अगर आप देखेंगे तो द फर्स्ट फॉर्मल डायलॉग द स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स सॉल्ट started between the two countries under former US President Richard Nixon in 1969। तो पहला फर्स्ट डायलॉग हुआ 1969 में हुआ, और जो ट्रीटी जो डायलॉग हुआ उसे कहते हैं सॉल्ट, मतलब स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। ध्यान रखिएगा, सॉल्ट भी पूछा जा सकता है कि किन दो देशों के बीच साइन हुआ था। द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ट्रीटी which provided for the shooting down of incoming missiles was signed in 1972। और 1972 में एक और ट्रीटी साइन हुई जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल को नीचे मार गिराने का की ट्रीटी थी, जिसमें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को, और बट द जॉर्ज डब्ल्यू बुश एडमिनिस्ट्रेशन यूनिलेटरली पुल्ड आउट द पैक्ट ऑफ 2002। लेकिन 2002 में मिस्टर बुश ने उसको पुल्ड आउट कर दिया। उसके बाद 91 में स्टार्ट वन ट्रीटी साइन हुई जो 2009 में फिर से एक्सपायर कर गई। लेकिन उसके बाद देखिए दो चीजें हैं, सॉल्ट साइन हुआ, उसकी वो चलता रहा, लेकिन उसके बाद एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है पुल्ड आउट हो गया। उसके बाद 2009 में स्टार्ट वन साइन, सॉरी 1991 में स्टार्ट वन साइन हुई और 2009 में वो एक्सपायर कर गई। पर उसके बाद 2002 में द न्यू स्टार्ट ट्रीटी रिप्लेस करती है इसको, एंड वाज द लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल अग्रीमेंट बिटवीन द टू पावर्स हु टुगेदर होल्ड द 90% ऑफ द वर्ल्ड्स न्यूक्लियर आर्सेनल। मतलब दो देश विश्व के जो 90% न्यूक्लियर पावर को कंट्रोल करते हैं, न्यूक्लियर आर्सेनल को कंट्रोल करते हैं, उनके बीच में एक पैक्ट हुआ जिसने पिछली स्टार्ट वन ट्रीटी को रिप्लेस किया 2002 में। उसके बाद क्या होता है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटीज जो है साइन होती है 2010 में और आती है इफेक्ट में 2011 में, बराक ओबामा के समय में। अंडर द अग्रीमेंट द रशिया एंड द यूएस एक्सचेंज डेटा ट्वाइस अ ईयर ऑन बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसके अंदर क्या था कि एग्रीमेंट तय होता है कि आप अपना डेटा को एक्सचेंज करेंगे 2 बार साल में, राइट, ऑन बैलिस्टिक मिसाइल्स के मामले में कि बैलिस्टिक मिसाइल किसके पास कितनी है। साथ ही साथ अंडर द ट्रीटी परव्यू एंड द बॉम्बर्स टेस्ट साइज एंड न्यूक्लियर बेस एक्सेट्रा। तो ये करने की जरूरत क्या पड़ी कि दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर नजर रखेंगे इस बात की कि किसके पास कितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और ये दोनों के देशों के बीच का ही पैक्ट था, तभी ये तय हुआ था कि ऐसा होगा। साथ ही साथ ये ट्रीटी ऐसा भी मैंडेट करती है कि आपको अपने न्यू वॉरहेड सिस्टम को भी, जो भी आपका न्यू वॉरहेड सिस्टम है उसको भी दिखाना पड़ेगा, अपने स्टॉक फाइल्स को भी दिखाना पड़ेगा। ऐसा डिस्कशन उनके बीच में हुआ था। लेकिन लास्ट टाइम 2018 में बोथ द नेशंस मेट द आर्म्स लिमिट प्रिस्क्राइब बाय द पैक्ट, और 2018 में दोनों ही देशों ने जितना लिमिट था स्टॉक पाइल्स का, वॉरहेड्स का, उसको मेंटेन भी कर लिया। लेकिन दे वर फर्स्ट पुट ऑन होल्ड इन मार्च 2020 ओनिंग टू द कोविड-19 पेंडेमिक। मतलब 2019 पैंडेमिक आने के बाद एक पॉज लग गया इन सब चीजों में, और उसके बाद से कोई कंटिन्यूएशन नहीं हुआ। मॉस्को एंड वॉशिंगटन वर ड्यू टू डिस्कस द रीस्टार्टिंग ऑन इंस्पेक्शंस इन नवंबर 2022, बट दिस वाज पोस्टपोन्ड बाय मिस्टर पुतिन। ठीक है, तो 2022 में इंस्पेक्शन होने थे इसी को कंटिन्यूएशन में, लेकिन इसको पॉज कर दिया गया पुतिन के द्वारा। ना हुआ क्या कि व्हाई डिड रशियन प्रेसिडेंट सस्पेंडेड न्यू स्टार्ट। अब हो क्या रहा है, क्योंकि ये इन्वेजन हुआ, और इस इन्वेजन में हम सब जानते हैं कि यूएस रशिया के सपोर्ट में तो नहीं है, दो अलग अलग पावर्स हैं, और यूएस और नाटो और यूएस एलाइज मिल करके ये चाहते हैं कि रशिया का जो इन्वेजन है वो खत्म हो, ये वॉर खत्म हो जाए। ठीक है, पर यूएस इनडायरेक्टली यूक्रेन को भी सपोर्ट कर रहा है, ये भी हम सब जानते हैं। नाटो एलाइज वर हेल्पिंग यूक्रेन माउंट ड्रोन अटैक्स ऑन रशिया एयर बेसेस होस्टिंग न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। और इसी को हाईलाइट करते हुए पुतिन ने ये भी बात बोली कि नाटो जो है वो उनको जो है खत्म करना चाहता है, और खत्म करने के लिए सपोर्ट कर रहा है किसको, यूक्रेन को।
यूएस और उसके एलाइज हेल्प कर रहे हैं, और इसी इसी प्रोपोगेंडा के बिहाफ पे ऐसा डिसाइड किया कि उसको इस ट्रीटी को रशिया ने डिसाइड किया कि उसको पॉज करना चाहिए। नाउ ही सेड, किसने कहा, पुतिन ने ये बात बोली, ही सेड दैट द न्यूक्लियर वेपन ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस वर पार्ट ऑफ नेटो, मतलब जो न्यूक्लियर वेपन्स ब्रिटेन के और फ्रांस के हैं वो भी नेटो का ही पार्ट है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, बट वर नॉट इंक्लूड इन द यूएस रशियन पैक्ट, और ये यूएस रशियन पैक्ट में नहीं था। दे आर ऑल्सो एम्ड अगेंस्ट अस, और वो भी रशिया के अगेंस्ट है। तो ये सारी जद्दोजहद जो चल रही है, इसके बैकग्राउंड में जाकर के इस स्टार्ट ट्रीटी को पॉज कर दिया रशिया ने, ठीक है। उसके बाद विल इट ट्रिगर एन आर्म्स रेस, अब समझने वाली बात यह है कि क्या इससे आर्म्स रेस बढ़ जाएगी, जो और देश हैं क्या उसको कैसे लेंगे। नोटेबली सिंस मिस्टर पुतिन हैज नॉट विथड्रॉन फ्रॉम ट्रीटी एंड जस्ट सस्पेंडेड इट, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रीटी से विथड्रॉ नहीं हुआ है रशिया, बस सस्पेंड किया है। तो सस्पेंड का मतलब ये हो सकता है कि हाल फिलहाल यूएस के ऊपर एक प्रेशर बनाने के लिए कि हम भी कोई स्टेप उठा सकते हैं, ये स्टेप उठाया जा सकता है, ऐसे एक्सपर्ट कह रहे हैं, जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो इस बात को कहते हैं। एविडेंटली द रशियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो अनाउंस दैट इट डज नॉट प्लान टू ब्रीच द लिमिट्स, और ये भी वो कह रहे हैं कि रशिया ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि वो प्लान को ब्रीच करेंगे और अपने वॉरहेड्स को प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर ले जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसको सस्पेंड किया गया है। और इसके साथ ही साथ ये भी बात समझने में आ रही है कि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, जिसमें रूटर्स एनालिसिस कहती है कि टोंग जाओ ने इस बात को कहा है कि यूएस बेस्ड न्यूक्लियर एक्सपर्ट एट द कार्नेगी इंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस एज सेइंग दैट द मूव कुड हैम्पर आर्म्स कंट्रोल कोऑपरेशन बिटवीन यूएस एंड चाइना, क्योंकि ध्यान दीजिएगा और भी जो देश हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इजराइल हो गया, इंडिया हो गया, वो भी शायद अपने वॉरहेड्स के एक्सपेंशन पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि एक देश ने अगर विड्रॉ किया है इस ट्रीटी से, उनके ही देश की ट्रीटी थी, लेकिन अगर कोई देश ऐसा स्टेप उठा सकता है तो यूएस चाइना के बीच में जो कोऑपरेशन है वो भी हैम्पर हो सकता है, और दूसरे देश भी इसको लेकर के इस बारे में विचार करके अपने वॉरहेड्स को एक एक्सपेंशन दे सकते हैं, जो कि एक डेंजरस मूव हो सकता है, ऐसा एक अलग एक्सपर्ट ने भी कहा है, ठीक है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, ऑर्गन ऑन अ चिप, अ टेक विच मिमिक्स डिजीज सिस्टम इन अ लेबोरेटरी कंडीशन। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी तक की जो मेडिसिन के जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो किस पे होते हैं, गिनी पिग्स पे होते हैं, पिग पे होते हैं, इवन माइस पे होते हैं, कैट्स पे होते हैं। उन सबको हटाने की और साथ ही साथ ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स लेके आने के लिए ऑर्गन्स ऑन अ चिप की जो मेथड्स लिए जा रहे हैं बहुत ही कारगर हैं। तो इसके ऊपर एक आर्टिकल है, रिसर्चर्स एंड बायोमेडिकल कंपनीज इन द वेस्ट हैव स्टार्टेड टू बिल्ड असेंबलीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गन चिप्स, बहुत सारे ऑर्गन्स की, मतलब अलग अलग ऑर्गन्स की चिप्स बनाई जाएंगी। These chips are small devices containing human cells that mimic the environment in human organs, which allow them to be used to test new drugs. और नई ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए ह्यूमन सेल्स को यूज करते हुए इन चिप्स में आप नई मेडिसिन का ट्रायल कर सकेंगे वो लोग, और ज्यादा बढ़िया रिजल्ट लेकर के आ सकेंगे। अगर आप ध्यान से देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में, द डिवाइस फॉर वूंड इन्फेक्शन ऑन चिपसेट, द डिवाइस सेटअप विद फ्लो ऑफ मीडिया एंड सेल्स प्रेजेंट इन द वूंड इन्फेक्शन मिलियो। मतलब ये इन्होंने क्या किया है, इसके अंदर आपके जिस ऑर्गन में इन्फेक्शन है उसके सेल को लिया है और धीरे धीरे जो मेडिसिन है उसको यहाँ फ्लो कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं। तो डायरेक्टली आपके ऑर्गन में किसी दवा को डालने के बजाय एक चिप में डाला जा रहा है और उसके रिजल्ट लिए जाएंगे कि वो दवा आपको फायदा करी या नहीं करी। ये इसका मोटा माटी मतलब है। नाउ लास्ट ईयर क्या हुआ कि यूएस गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, उसका नाम था फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2.0। ध्यान रखिएगा इसको। ये मूव किया था एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन चिप्स, मतलब ऑर्गन की चिप्स बनाई जाएंगी और उसके ऊपर टेस्ट किए जाएंगे। जो कि ऑर्गन चिप होता क्या है, एक स्मॉल डिवाइस है containing human cells that are used to mimic the environment in human organs, including blood flow and breathing movements, serving as synthetic environment in which to test new drugs। ठीक है, एक चिप सेट होगा, उस चिप में ह्यूमन ऑर्गन्स के सेल्स को डाला जाएगा, ब्लड फ्लो को इंक्लूड किया जाएगा, साथ ही साथ ब्रीदिंग मूवमेंट्स को भी डाला जाएगा। एक तरीके का आप ये एक मिनिएचर है ह्यूमन बॉडी का, उसमें आपकी दवा को इंसर्ट करके रिजल्ट चेक किए जाएंगे। सीधी सी बात ये है। उसके बाद क्या है, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू ड्रग, इसके करने से क्या फायदा होगा,
सबसे बड़ा फायदा एनिमल्स को होगा, जहां पे माइस, रैट्स, हैमस्टर्स, गिनी पिग्स और साथ ही साथ पिग्स के ऊपर अलग अलग दवाइयों को हमेशा टेस्ट किया जाता रहा है अभी तक। तो और उसकी एफिकेसी भी उतनी बढ़िया होगी या नहीं होगी, इसके रिजल्ट पे भी डिपेंड करता रहा है। तो जब रिसर्चर ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को एनिमल्स के ऊपर यूज करते थे तो रिजल्ट्स हमेशा वेरी करते थे, कभी वो चीज ठीक होती थी, कभी वो ठीक नहीं भी होती थी, पर रिजल्ट्स के आधार पर उनको ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई किया जाता था। तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब हम लोग को ज्यादा एक्यूरेसी वाले रिजल्ट्स मिल जाएंगे। रिसर्चर ऑल्सो यूज पिग्स व्हेन टेस्टिंग इम्प्लांट डिवाइसेस लाइक स्टेंट्स। इफ द ट्रायल रिजल्ट्स आर फेवरेबल, रिसर्चर्स कैन बिगिन ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल। तो पहले क्या होता था, पहले इन इन सभी जानवरों के ऊपर टेस्ट होते थे, उसके बाद रिजल्ट्स के आधार पर क्लिनिकल ट्रायल्स इंसानों पे होते थे, वो भी बच जाएंगे और जो रिजल्ट्स होंगे वो ज्यादा एक्यूरेट भी आएंगे। अब नाउ टुडे फ्यूअर देन, समझने वाली बात क्या है कि आज 10% ऑफ न्यू ड्रग्स, मतलब जो नई ड्रग्स आती हैं उनका 10% ही कंप्लीट प्री क्लिनिकल ट्रायल्स स्टडी में यूज हो पाता है, एंड फ्यूअर देन 50% ऑफ दीज एवेंचुअली सक्सेसफुली कंप्लीट क्लिनिकल ट्रायल। मतलब जो क्लिनिकल ट्रायल जो होता है इन जानवरों पे भी, इन छोटे जानवरों पे भी, वो उतना इतना शुद्ध नहीं होता या 100% क्लियर नहीं होता कि जो, और ना ही वो कंप्लीट हो पाता है सक्सेसफुली। तो इसीलिए अगर हम चिपसेट बना लेते हैं ह्यूमन ऑर्गन्स के, तो हमें ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आएंगे और उनका फेलियर रेट भी कम होगा। सीधी बात ये है। In case where they can't a new drug, they can't a new drug that seems promising in preclinical studies is almost certainly bound to fail in human clinical trials। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात यहाँ से। Now ऑर्गन चिप्स जिसकी बात हो रही है, अगर आप ध्यान दें इस पिक्चर में, ऑर्गन चिप कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, इसमें सेल्स होती हैं, ब्लड फ्लो को फ्लो किया जाता है और पूरा का पूरा ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो बॉडी का एनवायरनमेंट है, वो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। ये सिर्फ एक पिक्चर है, इसका रियल पिक्चर अभी आई एम नॉट श्योर कि रियल पिक्चर है या नहीं है, बट ऐसा ही कुछ होगा। और जिसमें आपके पेनक्रियाज हो गए, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, किडनी, गट, आई, ब्रेन, स्किन, लिवर, बोन, सबके आप चिपसेट बना करके उनकी मेडिसिन को ट्राई किया जा सकता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा सकते हैं। Now, Donald Ingberg, a professor of bioengineering and director of Wyss Institute at Harvard University, and his colleagues developed the first human organ on a chip model in 2010 में 2010 में पहला ह्यूमन ऑर्गन चिप बना लिया गया था। इट वॉज अ लंग ऑन अ चिप, मतलब पहला जो चिप था वो लंग्स पे बनाया गया था, मिमिक किया गया था। मिमिक का मतलब होता है कॉपी करना। ओके, बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ द लंग एंड इट्स ब्रीदिंग मोशंस। उसके बाद कई और भी ऑर्गन्स के चिपसेट बन चुके हैं और उन पे टेस्ट भी किए जा रहे हैं, जिसमें गट है, बोन मैरो है, आपका किडनी है, वजाइना है, अलग अलग टेस्टों के आधार पे किए जा रहे हैं और उनके ऊपर उनके टेस्ट के आधार पर आगे आपकी मेडिसिन बन सकती हैं। इंडिया में क्या हालत है? इंडिया में भी रिसर्च हो रहे हैं, ऑफकोर्स इंडिया में तो होंगे ही होंगे। और द मॉडल इज करेंटली बीइंग टेस्टेड फॉर स्टडिंग स्किन इरिटेशन एंड टॉक्सिसिटी। मतलब अभी जो मॉडल्स क्रिएट किए गए हैं वो स्किन ऑन चिप मॉडल को बनाया जा रहा है, जिसमें स्किन के सेल्स को लेकर के चिप में डाला जाएगा और टेस्ट किए जाएंगे। उसके अलावा भी जो टेस्ट अभी किए जा रहे हैं उनके टारगेट्स क्या हैं? द गोल इज टू मिमिक एन इन्फेक्शन दैट डजंट हील डिस्पाइट प्रोलॉन्ग्ड एंड रिपीटेड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। अभी तक जो टेस्ट किए जा रहे हैं उनका रिजल्ट, उनका एम क्या है कि हम प्रोलॉन्ग इलनेस को चेक कर सकें, इन्फेक्शन को चेक कर सकें और साथ ही साथ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो होता है उसको भी हम टेस्ट कर सकें। उसके टेस्ट अभी इंडिया में चल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यूपीएससी के पर्पज से बायोचिप चिप ऑर्गन ऑन चिप पूछा जा सकता है प्री में, इसके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में जरूर ऐड कीजिएगा। साथ ही साथ रेडी टू यूज, इसके अलावा ये कहते हैं कि ऐसी भी चिप्स बनाई गई हैं जो रेडी टू यूज हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गन्स ऑन चिप दैट इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड आर रेडी फॉर यूज एज ड्रग टेस्ट बेड्स इन लैब टेस्टिंग। मतलब ड्रग टेस्ट बेड्स भी, मतलब जो प्री क्लिनिकल ट्रायल के पहले जो ड्रग टेस्ट होता है उसके लिए भी चिपसेट बना लिए गए हैं ऑर्गन्स के आधार पर। और इसके अलावा डॉक्टर धनकर जैन ने इस बात को कहा, इट शुड नॉट ओनली बी अ मैटर ऑफ कपल ऑफ इयर्स बिफोर द इंडस्ट्री अडॉप्ट दीज टेक्नोलॉजीज, प्रोवाइडेड इट कैन फोर्ज गुड कोलैबोरेशन विद एकेडमिया, एक्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू पॉपुलराइज द टेक्नोलॉजी एंड गेट इन गवर्नमेंट सपोर्ट। ठीक है, तो क्लियर इस बात पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अनपैकिंग द न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल्स। अच्छा, इसको लिखा है मनिका मल्होत्रा
जैन ने, रिसर्च एसोसिएट हैं, वो कहती हैं कि जो न्यू रूल्स आए हैं ई वेस्ट को लेकर के, वो जो उसके अंदर इनफॉर्मल सेक्टर जो है, जिसके अंदर जो रिसाइकल किया जाता है ई वेस्ट को, विच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ई वेस्ट हैंडलिंग ड्रॉज नो रिकॉग्निशन। मतलब जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जैसे जिनको हम कहते हैं जो रिसाइकलर्स हैं, जो हमारे लैपटॉप होते हैं, टीवी होता है, लैपटॉप और जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको रिसाइकिल करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर वाले, उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है, जो मेजर काम करते हैं इस सेक्टर में। आगे देखते हैं, ये कह रही है कि द बर्जनिंग प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग ई वेस्ट इज अ क्रॉस कटिंग एंड परसिस्टिंग चैलेंज इन एन एरा ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन, डिजिटलाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। जो अब हमारा जो ई वेस्ट का जो इश्यू चल रहा है वो एक परसिस्टिंग चैलेंज है, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लोग ज्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे जा रहे हैं, प्रोडक्ट ज्यादा यूज करते हैं, साथ ही साथ पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो रही है। और इसके चलते अगर हमारे पास अच्छा सेटअप नहीं होगा ई वेस्ट को मैनेज करने का, तो समस्याएं हमारे लिए बढ़ती चली जाएंगी। इसके लिहाज से द फर्स्ट सेट ऑफ ई वेस्ट रूल्स वाज नोटिफाइड इन 2011 एंड केम इनटू इफेक्ट इन 2012। पहला जो रूल सेट था जो गवर्नमेंट ने बनाया वो 2011 में था, 2012 में इफेक्ट में आया। इसके साथ एक एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द रूल्स उसमें क्या था 2011 वाले में, वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी। अच्छा याद रखिएगा, यूपीएससी के पर्पस से मैं बार बार लिखती जाती हूँ, प्री में ऐसी टर्म्स यूज होती हैं, याद रखिएगा। मेंस के लिए तो सवाल बाद में आएगा, वो तो आप तैयार करोगे ही करोगे, पर प्री के लिए ये टर्म्स कभी कभी खतरनाक हो जाती हैं। तो छोटी छोटी टर्म्स होती हैं जो ड्राफ्ट्स में आती हैं, वो एज इज यूपीएससी पूछता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितनी अच्छे से तैयारी करी है। सो ईपीआर का मतलब हुआ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसको थोड़ा और आगे देखेंगे। तो 2011 में जो रूल आया उसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट किया गया, इंट्रोडक्शन किया गया उसका। वो क्या था, अंडर ईपीआर कंप्लायंस प्रोड्यूसर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। मतलब कि जो प्रोड्यूसर होगा उसकी जिम्मेदारी होगी डिस्पोजेबल करने की, क्या, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को। वंस द कंज्यूमर डिस्कार्ड देम, और जैसे ही कंज्यूमर उसको डिस्कार्ड करता है, किसकी जिम्मेदारी होगी, प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होगी उसको कलेक्ट करना और उसको क्या करना, रिसाइकिल करवाना या फिर डिस्पोज ऑफ करवाना। ठीक है, ये आया, हाईलाइट हुआ 2011 में। ये लाइन एज इज पूछी जा सकती है, मैं इसको हटा दूं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। ये जो लाइन है पूरी की पूरी एज इज पूछी जा सकती है कि क्या 2011 में कोई रूल आया था जिसमें ये लाइन कही गई थी, तो जी हाँ कही गई थी। इस लाइन को अंडरलाइन करके आप तैयारी में ऐड करिए, इस बार के प्री में पूछा जा सकता है ना। ई वेस्ट रूल 2016 कहता है which were amended in 2018 were comprehensive and included provisions to promote authorization and product stewardship। और 2018 में अमेंड किया गया 2016 के नियमों को। नियम देखिए आते रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ध्यान दें कि किस नियम का कहाँ यूज हो रहा है। तो 2016 में जो नियम आया उसमें भी ऑथराइजेशन को लेकर के और प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप का मतलब होता है प्रोडक्ट को आगे ले जाके डिस्पोज ऑफ करने का राइट, ठीक है ना, अथॉरिटी एक तरीके की, वो उसको आगे ले जाया गया। समझने वाली बात क्या है कि ईपीआर क्या है, विच इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद रखिएगा, ये अभी भी है और पूछा जा सकता है ईपीआर क्या है। उसके साथ अदर कैटेगरीज ऑफ स्टेक होल्डर सच एज प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पीआरओ वाज आल्सो इंट्रोड्यूस इन दीस रूल। और 2018 में पीआरओ को भी इंट्रोड्यूस किया गया। पीआरओ का मतलब होता है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। दो टर्म्स हैं, ईपीआर एंड पीआरओ, भी इसको हम पिक्चर समझेंगे। सो पहला क्या है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है कि जब जैसे ही कस्टमर प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ करे आप उसे कलेक्ट करें और उसको रिसाइकलर में या डिस्पोजेबल साइकिल में भेजें। वो कैसे भेजेंगे आप, पीआरओ की मदद से। पीआरओ का मतलब हुआ प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ ई वेस्ट रूल, ध्यान दीजिएगा कि जो ई वेस्ट रूल इस बार जो अप्लाई होने जा रहे हैं 2023 में, उसमें एक नियम ये कहता है इंक्रीज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कवर्ड, लैपटॉप्स, मोबाइल, cameras, etc. Target fixed producers of electronic goods have to ensure at least 60% of their electronic waste is collected and recycled by 2023। इस नियम को याद रखिएगा, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस बार के नियमों में जो नए रूल आए 2018 में, उसके बाद उसको जो 23 तक अप्लाई भी हो जाएंगे, ड्राफ्ट रूल्स हैं, उसमें कहा गया कि जो प्रोड्यूसर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, वो इंश्योर करें इस बात को कि 60% का जो वेस्टेज है, एक तरीके का जो चीज जो कंज्यूमर यूज नहीं करता
था जो प्रोडक्ट, उसका 60% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज कलेक्ट किया जाए और साथ ही साथ रिसाइकिल किया जाए 2023 तक, with targets to increase them to 70% and 80% in 24 and 25 respectively। ये लाइन, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 23 तक आपको 60% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को क्या करना है, कलेक्ट करना है और रिसाइकिल कराना है। ये इस साल तक का नियम है और ये अप्रैल 23 में ये रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ड्राफ्ट रूल में लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ इन नवंबर 22 द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट फर्दर नोटिफाइड अ न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल्स। ये नियम कौन बना रहा है, ये बना रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ध्यान रखिएगा, ये मिनिस्ट्री नियम बना रही है, विच विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम अप्रैल 1 23। इस बार अप्रैल 1 से फोर्स में आएगा। दीज रूल्स एड्रेस सम ऑफ द क्रिटिकल इश्यूज बट आर साइलेंट ऑन अदर्स। कुछ क्रिटिकल इश्यूज उठाते हैं, बाकी में शांत रहते हैं, इसलिए आर्टिकल लिखा गया है। ये मैडम ये समझाना चाह रही है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं और क्या नहीं बताई गई हैं। द फर्स्ट मेन चैप्टर में ये बात लिखी गई है कि जिसमें ई वेस्ट का मैनेजमेंट बताया गया है, किसके द्वारा, जिसमें प्रोविजंस होंगे, ईपीआर का फ्रेमवर्क बताया गया है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्रेमवर्क बताया गया है, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर और रिसाइकलर को भी बताया गया है। इस प्रोविजन में कहा गया है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्रेमवर्क क्या होगा और साथ ही साथ सभी स्टेक होल्डर्स कौन कौन, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, रिफर्बिशर हो गए, इन सबको अपने आप को रजिस्टर भी कराना होगा, ये भी इस नियम में लिखा गया है। साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द रिफर्बिशर और द रिपेयर शॉप्स ऑपरेटिंग इन दिल्ली आर नॉट ऑथराइज्ड अंडर द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको भी समझेंगे। ये कह रही है कि दिल्ली में जो रिपेयर शॉप्स हैं, जो इस तरह का रिफर्बिशर का काम करती हैं, रिसाइकलर की तरह काम करती हैं, ज्यादातर दिल्ली नहीं पूरे इंडिया में अगर आप देखो, जो रिसाइकलर्स होते हैं, जैसे कि जिनको हम कबाड़ी बोलते हैं, वेस्ट साइकलर्स होते हैं, वो सारे के सारे रजिस्टर नहीं होते हैं। पर ये जो मैनेजमेंट रूल है वो इस बात को कहता है कि सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो रजिस्टर होंगे और साथ ही साथ प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी को बढ़ाकर ये कहते हैं कि सिर्फ प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होगी कि वो वेस्ट गुड्स को या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को कलेक्ट करेगा और पीआरओ की हेल्प से डिस्पोज ऑफ करेगा या रिसाइकिल करेगा। ये इसका मेन नियम है, ठीक है। द फर्दर मेनी फॉर्मर रिसाइकलर अंडरटेक एक्टिविटीज अप ओनली टू द प्री प्रोसेसिंग और सेग्रीगेशन स्टेज एंड देयर आफ्टर चैनलाइज ई वेस्ट टू द इनफॉर्मल सेक्टर विच इज अ प्योर वायलेशन ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये जो चीज बोल रहे हैं इस नियम में कि सभी को रजिस्टर कराना होगा, ये कहां तक क्लियर है, यहाँ ये कहां तक हो पाएगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। उसके साथ ही साथ स्टैंडर्डाइजिंग द ई वेस्ट वैल्यू चेन थ्रू अ कॉमन डिजिटल पोर्टल में इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इज क्रूशियल टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेपर ट्रेडिंग और फॉल्स ट्रेल। इट मीन द प्रैक्टिस ऑफ फॉल्सली रिवीलिंग 100% कलेक्शन ऑन अ पेपर वाइल। और जबकि ई वेस्ट वैल्यू चेन को बनाने में ऑनलाइन पोर्टल पर डिटेल्स अपडेट करना, कलेक्ट करना, स्क्रैप को हटाना, ये सब भी ऑनलाइन माध्यम से होगा। वो कितना सक्सेसफुल होगा ये भी अपने आप में एक सवाल है। नाउ इस स्क्रीनशॉट को आप देखें, ये मिला है मुझे पीआईबी की वेबसाइट से। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ही इस नियम को बना रही है। ये तो क्लियर हो गई। फिर पूछा जा सकता है कौन बना रहा है, तो नियम बना रहा है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि 8 दिसंबर 22 का ये स्क्रीनशॉट है पीआईबी की वेबसाइट में। उसमें लिखा है द गवर्नमेंट हैज टेकन अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू फॉर्मलाइज द ई वेस्ट recycling sector of the country. The e-waste management rule 2016 provide for compulsory authorization of the dismantling and recycling units from the concerned state pollution control board. ध्यान दीजिएगा, यूनिट्स कहां से मिलेंगी, अथॉरिटी कहां से मिलेगी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मिलेगी और साथ ही साथ पीसीसी से मिलेगी। वो क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी से। मतलब इनसे आपको कंपल्सरी ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा रिसाइकलिंग का और डिसमेंटलिंग का। तो नियम बना रहा है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और अथॉरिटी कौन दे रहा है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। साथ ही साथ सीपीसीबी हैज इशूड गाइडलाइंस एंड एसओपी फॉर प्रोसेसिंग ऑफ ई वेस्ट। और कंट्रोल जो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है सीपीसीबी, वो ही एसओपी भी बना रहा है ई वेस्ट को लेकर के। तो कई सवाल बनता है कि एसओपी नियम कौन बना रहा है, नियम बना रहा है सीपीसीबी और जो गाइडलाइंस किसने चालू करी है या इशू करी है वो है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट मिनिस्ट्री ने शुरू करी है। ठीक है, इसको दिमाग से मत हटाइएगा, पूछा जा सकता है ना। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो ये इफेक्टिव या एफिशिएंट ई वेस्ट रिसाइकलिंग का जो मेथड है, इसको एग्जैक्टली सेफ, डिस्पोजेबल और रेसिडुअल वैल्यू को आगे तक पहुंचाना कितना सक्सेसफुल होगा, ये अपने आप में एक सवाल है ना। कुछ चीजें इस बात में समझने वाली है, इसको हम देखते हैं, इस पिक्चर समझते हैं। इस पिक्चर में अगर आप देखिए
तो एक कंज्यूमर है, ठीक है। इस कंज्यूमर ने जो उसके पास जो भी प्रोडक्ट था, वेस्ट था, जो उसको अब यूज नहीं करना है इलेक्ट्रॉनिक वाला, वो उसको दे दिया कलेक्टर्स को। कलेक्टर्स कौन है? वो प्रोड्यूसर हो सकता है, क्योंकि इसमें टर्म आती है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर। तो ये कलेक्टर्स हैं, इन्होंने कलेक्ट किया। उसके बाद ये उन्होंने पीआरओ को भेजा। पीआरओ पब्लिक, जिसमें आपका पीआरओ वो होगा जिसको आपका जो प्रोड्यूसर होगा वही अपॉइंट करेगा, या फिर वो उसको गठित कर सकता है, या सरकार की मदद से गठित किया जाएगा पीआरओ, ठीक है। पीआरओ होगा और वो पीआरओ इसको फाइनली ले जाएगा कहां पर? रिसाइकलर्स के पास, जहां पे ये प्रोडक्ट रिसाइकल होगा। और बीच में जो ये प्राइवेट इनफॉर्मल रिसाइकलर्स होते हैं उनको हटा दिया जाएगा। तो जो कहना चाहिए मोटा माटी भाषा में, जो कबाड़ी होते हैं, जो यूजुअली सामान हमारा रिसाइकिल करते हैं, जिनको हम प्रोडक्ट देते हैं और बेच के पैसा लेते हैं, उनका स्कोप खत्म हो जाएगा। अब सारे जो प्रोड्यूसर्स होंगे वही पीआरओ को अपॉइंट करेंगे। पीआरओ क्या करेगा? डिसमेंटल करेगा, प्रोडक्ट को अलग अलग करेगा, और फिर अपने अपने रिसाइकलर्स को लेकर उनको दिया जाएगा, और उससे उसको पैसा भी मिलेगा। ऑफ कोर्स एक मनी साइकिल भी क्रिएट होगी, और साथ ही साथ सही तरीके से प्रोडक्ट को रिसाइकिल और डिसमेंटल किया जाएगा। और ये सारे के सारे नियम कायदे कानून सीपीसीबी बनाएगा। स्टेट के अगर सेंटर है तो सेंटर, अथवा स्टेट एसपीसीबी बनाएगा। और जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स हैं, वो इशू करे हैं एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने, ठीक है, ईएम ने। और 1 अप्रैल 23 से ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट बैठता है। पीआरओ का मतलब है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ पीआरओ का मतलब है कि प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जो इन सभी ई वेस्ट को डिसमेंटल करेगा, अलग अलग डिवाइड करेगा, और उनके हिसाब से रिसाइकलर्स के पास भेज के डिस्पोज ऑफ कराएगा। और अभी तक के जो इनफॉर्मल रिसाइकलर्स होते हैं, जिनको नहीं पता होता कि कैसे क्या करना है, रूल्स का वायलेशन करते हैं, वो सब हट जाएंगे। सीधे सीधे इसका मतलब ये है, ठीक है। Now the informal sector which plays a crucial role in e-waste handling draws no recognition। मतलब जो informal sector के जो e-waste handling है उनको कोई recognition नहीं मिलेगा, और अगर वो ऐसा करते हैं तो illegal माना जाएगा। ना समझने वाली बात यहाँ पे ये है, कुछ सवाल है कि ये जो भी ये ड्राफ्ट बिल है ये कैसे अप्लाई होगा और कैसे ये सब चीजें जगह लेंगी, ये अपने आप में एक सवाल है, इसको इसमें उठाया गया है, ठीक है। ना द कंज्यूमर नोज लिटिल, इसमें कंज्यूमर की अवेयरनेस को भी आगे लेकर के आना पड़ेगा, जहां पे वो समझे कि एक्चुअली जो उनका प्रोडक्ट है वो ईपीआर के पास पहले जाएगा। जो आपका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो प्रोड्यूसर होगा वो आपसे कलेक्ट करेगा प्रोडक्ट को, और ई डिस्पोज ऑफ के लिए आगे लेकर के जाएगा। So this should be supplemented by establishing a robust collection and recycling system on the ground, making it responsive to meet legislative requirement। ठीक है, तो एक robust collection system बनाना पड़ेगा। लोगों जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनको एक्टिवली आगे आकर के इसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। Now next आर्टिकल है relatively few tobacco users in the southern states में। ये बहुत अच्छा इंफोग्राफिक है इस मामले में, जहाँ ये बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे टोबैको कंजम्पशन किस लेवल का है। The share of smokers is declining in India, but smokeless tobacco consumption continue unabated। मतलब स्मोकर्स तो कम हो रहे हैं लेकिन टोबैको कंजम्पशन कंटिन्यू है, ठीक है। नाउ इसमें कहते हैं, ये आर्टिकल कहता है इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया कंजम्पशन ऑफ टोबैको अमंग मेन इन बोथ स्मोकेबल एंड च्यूएबल फॉर्म्स वाज हायर देन द रेस्ट ऑफ इंडिया। मतलब नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा टोबैको का कंजम्पशन है, चाहे वो सिगरेट की मार्फत जा रहा हो, चाहे वो चबाने के माध्यम से, या तम्बाकू जो लोग खाती हैं, या फिर टोबैको के माध्यम से और भी कई चीजें हैं वो खाते हैं, उससे अंदर जा रहा है। इफ ओनली द स्मोकेबल फॉर्म्स वर कंसिडर्ड, द शेयर वाज हायर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, जेएनके, यूटी एंड ईस्टर्न स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं स्मोक टोबैको का अलग सेक्शन है, चू टोबैको का अलग सेक्शन, इसमें रूरल, अर्बन और ऑल नंबर्स हमको दिए हैं। गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, इंफोग्राफिक है, आप इसको अपनी तैयारी में ऐड कर सकते हैं। इफ ओनली द च्यूएबल फॉर्म्स वर कंसिडर्ड, अगर च्यूएबल फॉर्म्स की बात करें तो कहाँ पे है हायर नंबर? झारखंड, बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, जहाँ पे तंबाकू खाई जाती है। आपका मसाला जो होता है गुटखा वाला मसाला, टोबैको यूज होती है, वहां पे यूज ज्यादा होता है। च्यूएबल की बात हो रही है, ठीक है, मतलब मुंह से खाने वाला, वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में। ये नंबर हम समझ सकते हैं ना। उसके बाद वो कहते हैं इन सदर्न स्टेट्स द शेयर वर रिलेटिवली लो विद रिगार्ड टू बोथ फॉर्म्स ऑफ टोबैको कंजम्पशन। और सदर्न स्टेट्स में बहुत ही कम नंबर्स हैं टोबैको कंजम्पशन में, जबकि अगर आप देखें साउथ में ही तंबाकू का प्रोडक्शन भी ज्यादा है। However, among those who smoke, the share of those who consume more than 5 sticks a day was much higher in many southern states। अभी आप ध्यान दीजिए, कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था जहां पे सिगरेट की अवेलेबिलिटी पे लेकर के एक आर्टिकल आया था, जहां पे कहा गया था कि सिंगल स्टिक
जो सिगरेट होती है वो इतना नुकसान नहीं करती जितना पैकेट वाली सिगरेट नुकसान करती है। तो अगर सिंगल स्टिक को भी बंद करने की बात तो आई थी, लेकिन आप देखिए टोबैको का कंजम्पशन, चाहे वो स्मोक टोबैको हो और साथ ही साथ च्यूबल टोबैको हो, कंजम्पशन बढ़ ही रहा है। और नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है और इन इलाकों की बात हो रही है जहां पे तंबाकू के रूप में या मसाले के रूप में उसको ऑलरेडी कंज्यूम किया जाता है। ठीक है। सो ये चीजें दिमाग में रख करके आपने अपने मेंस के पर्पस से आर्टिकल, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है इन्फोग्राफिक, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यस, गिव मी अ बिग थम्स अप। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। और इस तरह के और आर्टिकल्स अगर आपको चाहिए, जिसमें कोई स्पेसिफिक आर्टिकल आप डिस्कस करना चाहते हो, जिसमें मैं आपको और डिटेल में समझाऊं टाइम लगा करके, तो प्लीज कॉमेंट मी बैक।